इतना अच्छा सेटअप है तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी टीम को। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जी थैंक यू सो मच। 2 बार लॉकअप, 2 बार जेल की हवा खानी पड़ी। 2 बार लॉकअप और 1 बार रियलिटी शो। शो। शिवजी और भैरवा से तो मेरा बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है और अभी आप देखो मैं महाकाल भी जाकर आया। क्या आप पसमानदा मुस्लिम हैं? या भाई शहजाद से आपकी कब लास्ट टाइम अभी बात कुछ अभी हम एक शो से साथ में आ रहे हैं। कॉल अनब्लॉक कर दिया आपने उनको? इस्लाम में है अभी कि इस्लाम में? मैं हर धर्म में भरोसा करता हूँ। अपनी महिला मित्रों को टिकट बांटने में ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। अगर इनके पास अशोक जी क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है इस चीज के उनके पास कोई सबूत है तो ये सबूत उनको राहुल जी को देना चाहिए सबसे पहले। टिकट वितरण में धांधली की गई या टिकट वितरण में समझौते किए गए? हुड्डा जी ने अधिकतर टिकट लिए ये आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने उन्हें ट्रम्प कार्ड के तौर पर बीजेपी को, इस तरह के लोग बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए शैलजा जी को यूज किया था। क्योंकि आज जो कांग्रेस की हालत दिल्ली में हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही लोग हरियाणा में थे। हरियाणा में तो बेइज्जत करके वापस किए गए, मतलब सीट की डिमांड को लेकर गए थे लेकिन वो भी पूरी तरह सहमति से नहीं बन पाई। आप बदला ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद तहसीन पूनावाला ज्वाइन करिए कांग्रेस, टिकट लीजिए, कांग्रेस ही क्यों मेरे भाई, बीजेपी भी हो सकती है। नहीं बीजेपी बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। संजय राउत का बीते रोज अभी हालिया बयान था कि मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा, उन्होंने देरी कर रहे हैं टिकट वितरण में, उनके यहाँ पे नाना पटोले जी। बदतमीजी है। तो आलाकमान से बात नाना पटोले चाहते कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आए। महाराष्ट्र में विपक्षी दल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी एमवीए सरकार गिरने का एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी के स्टेटमेंट्स। बदतमीज हैं आप, बता रहे हैं बदतमीजी। मैं इन शब्दों का प्रयोग आपने ही बोला, आपने शुरुआत में बोला कि इस तरह का बयान बदतमीजी है। वो तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो करने को तो अच्छी बात है कि मैं 4 सीटों, उनकी बगावत है कांग्रेस के खिलाफ। इस तरह की कोई लोग बगावत देखिए, अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे टाइम से बहुत बिगुल फूकते रहे कि 5 सीटों पर हमारे 5 सीटें अखिलेश मान गए। आप जितना भी कह लें कि दरार नहीं है, ये किस तरह की बात है? सामने यही दिख रहा है कि राहुल गांधी बार बार बात करने की कोशिश में है, अजय राय बात करने की कोशिश में है, लेकिन अखिलेश यादव एक सुर में कह रहे हैं कि भाई 9 के 9 सीटों में से 2 सीट लेनी हो लो, वो भी इधर पश्चिमांचल की, गाजियाबाद की और अलीगढ़ की। खैर 2 सीटें लो, संतोष रखो। इज्जती का बदला लिया जा रहा है मध्य प्रदेश की। अगर मान लेते कांग्रेस सपा वर्सेस कांग्रेस होगा उत्तर प्रदेश में, फूलपुर से सपा के मुस्तफा सिद्दीकी उतारे गए समाजवादी पार्टी के, कल कांग्रेस के सुरेश यादव हैं, रातों रात चुपके से नामांकन कर गए। अजय राय ने फोन नहीं किया उनको कि जाओ बेटा रात में जरा तैयारी करो और नामांकन करना है चुपके से। लंबे वक्त से जब आप नहीं दे रहे हो तो एक इंतहा जब हो जाती है। अच्छा ये तो आप भी हंसे। बेहतर नेता कौन? राहुल गांधी या मोदी जी, अमित शाह जी? इनके बच्चे जमीन पे क्यों नहीं है तलवार उठाकर? इनके बच्चे क्यों नहीं है जमीन पे लाठी उठाकर? ये तहसीन पूनावाला खड़ा है प्रियांक के सामने, अगर कोई काटने को आया, अगर मैं गृह मंत्री होता, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, जो काटने की हिम्मत करता है उसको जेल में डालते, इसे डंडे चलाता। तो चूंकि मास्टर फ्रेम बना हुआ है तो बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, बिग बॉस 13 फेम, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आजकल आप इन्हें खास तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए भी देख रहे हैं। लॉकअप शो में भी गए थे, काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं, तमाम उनसे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, जो हालिया सियासी प्रक्रम चल रहे हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हुए हैं। तहसीन जी बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एंड इतना अच्छा सेटअप है तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी टीम को। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू सो मच। और आपकी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी पहले ये जो पूरा पॉडकास्ट है, ये पॉलिटिकल के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशनल भी हो। तो मोटिवेशनल मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा मैं लॉकअप में गया था, मैं दोनों लॉकअप में गया हूँ। ये शो वाले लॉकअप में भी और रियल लॉकअप में भी। रियल लॉकअप में ये हुआ, असली वाले, ये अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले लॉकअप में भी गया हूँ। इसमें ये हुआ कि मैं 2 प्रोटेस्ट कर रहा था। एक कर रहा था निर्मला जी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ और प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो मैं ले गया व्हील चेयर पे प्याज के, आम आदमी हो गया लाचार, प्याज के दाम हो गए बड़े। अब वहां पर ये सच हुआ कि प्याज देखकर भीड़ मुझ पे गिर पड़ी क्योंकि सबको प्याज चाहिए था। तो पुलिस ने उठाया, डाला मुझे लॉकअप के अंदर। तो अच्छा, जेल भी जा चुके हैं आप? और उसके पहले प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, मेरे दोस्त हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे 26/11 में, मुंबई पुलिस के अफसर थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी श्राप की वजह से वे शहीद हुए।
तो तब उनके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, तब भी तो 2 बार लॉकअप, 2 बार जेल की हवा खानी पड़ी, 2 बार लॉकअप और 1 बार रियलिटी शो। बट लॉकअप में उन्होंने जेल में नहीं डाला। बट इसमें मजे की बात ये है कि जब मैं गया पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, तो वहां पे जो पुलिस थे वो फोटो लेने, सेल्फीज लेने लग गए, तो वो तस्वीर छप गई थी। अच्छा तहसीन जी, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी बहुत सारी बातें होती, जब जब आपसे मुलाकात हुई तब आप एक खास तरह का अटायर में मिले हैं। मतलब एक मैं सादा शर्ट पहना हूँ, पैंट पहना हूँ, नहीं, जब इसमें आपका क्या खास है? जब मुलाकात आपसे हुई, एक अलग तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस मिला। आपका कोई स्टाइलिश है अलग से, या खुद डिजाइन करते हैं आप? कुछ नहीं, बंदा ठीक दिखता है, सादा हाफ स्लीव का शर्ट पहना है, काली पतलून पहना है, उसके अंदर स्टाइलिश दिखता है। कई बार आपके ब्लेजर्स भी अलग अलग तरह के दिखते हैं। नहीं, ऐसे कुछ तो कोई स्टाइलिश है आपका या कुछ नहीं? जो मैं पहनता हूँ वो मुझ पे जचता है, क्योंकि बॉडी अच्छी है, आदमी अच्छा है। मैं ब्रांड्स के पीछे नहीं भागता हूँ, ब्रांड्स मेरे पीछे भागते हैं। जोक्स अपार्ट, नहीं, मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं पहन लेता हूँ, मैं ज्यादा सोचता नहीं इसके बारे में। बट हाँ, आई डू टेक हेल्प कि क्या पहनना चाहिए, ऑफ कोर्स आई डू टेक हेल्प। और भगवान में मान्यता को लेकर आपका एक अलग तरह का विचार है। आपने अपने ट्विटर पे लिखा हुआ है एथिस्ट, लेकिन आप इस तरह की बात भी कहते हैं कि मैं तांत्रिक साधना करता हूँ। आप तांत्रिक साधना किस तरह की है, पहले ये बताएं दर्शकों को। अलग अलग तरह की तांत्रिक साधना करता हूँ, बट मेन है मेडिटेशन, तांत्रिक मेडिटेशन। और सुबह 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करता हूँ, 5 सवा 5 बजे, कभी 4:30, जब भी नींद लग जाती तब सो जाता हूँ। बट मेडिटेशन 4 बजे रोज करता हूँ, अधिकतर 99.9% मैं मेडिटेशन करता हूँ। 4 बजे उठ ही जाता हूँ। और मेन जो साधना का मकसद है वो है खुद पर कैसे काम करते, खुद को कैसे बेहतर इंसान बनाना, ताकि मैं दुनिया में जो मेरे साथ लोग हैं, या जो मेरे पर डिपेंडेंट है, या जो मेरे दोस्त है, या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, उनको किस तरह से मैं, और उनके साथ किस तरह से मैं ग्रो कर सकूं, और उनकी ग्रोथ में भी मैं सहयोग कर सकूं। तो ये मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि किस तरह से मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो उस चीज़ पर मैं साधना करता हूं। नास्तिक बताते हैं आप खुद को, किसी भी रिलीजन में और किसी भगवान पर आपका भरोसा नहीं, लेकिन मेरा शिव जी से बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। शिव जी और भैरवा से तो मेरा बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। और अभी आप देखो, मैं महाकाल भी जाकर आया, अब वापस महाकाल जाने का मौका मिल रहा है दिसंबर में। तो एक है कि शिव जी से बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, देखिए आपने नास्तिक की बात कही। जब तो भी मैं चांद देखता हूँ, क्योंकि चांद शिव जी के पर उनके सर पे बैठा हुआ है वहां पर उनके, तो जब भी मैं चांद को देखता हूँ तो मुझे शिव जी का आउटलाइन दिखता है। ठीक है, लेकिन आपके भाई हैं शहजाद पूनावाला, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि मैं पसमानदा मुस्लिम हूँ, और मुझे इसको लेकर, जब मैं पसमानदा मुस्लिम हूँ, पिछड़ा हुआ हूँ, इसको लेकर मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, मुझे हमेशा वरीयता नहीं दी गई। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि पसमानदा मुस्लिम बताकर खुद को सियासी लाभ लेने की कोशिश की गई, इस तरह की बातें भी कहीं। तो पसमानदा मुस्लिम कौन होते हैं, पहले थोड़ा सा ये बताएं आप दर्शकों को। क्या आप पसमानदा मुस्लिम हैं? या वो है, क्योंकि जो ओरिजिनल सरनेम है वो जमादार है। तो जो जमादार है वो कहीं स्टेट्स में ओबीसी कैटेगरी श्रेणी में आते हैं। तो पसमानदा मुस्लिम, उनका कहना है कि हम लोग बहुत मतलब पिछड़े हुए समाज से आए हैं, लेकिन आप तो मतलब एक चर्चित और प्रतिष्ठित व्यवसायी फैमिली से हैं। तो ये बयान इस तरह का क्या सियासी लाभ? मुझे बताओ, जब भी कोई व्यक्ति एक पिछड़े समाज से वो प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, तो फिर इस तरह का सवाल क्यों उठता है कि आप प्रोग्रेसिव? ये उन्हीं ने, आपके भाई ने उठाया। हाँ, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन, ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। देखिए, हमें समझना होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। आज भी जब हम बात करते हैं एससी एसटी हमारे भाई बहनों की, या ओबीसी, वो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति एससी वर्ग से, या एसटी वर्ग से, या ओबीसी वर्ग से फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि सोशली वो उतना सक्सेसफुल हो गया। वो दोनों में अंतर है, तो उसको हमें देखना होगा। ठीक है, आपने महाकाल का जिक्र किया। जैसे अभी कितने हमारे, आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, चलो मैं सरकार को छोड़ देता हूँ, कोर्ट्स को ले लेते हैं, जहाँ पे सरकार का ज्यादा दखल नहीं है। कितने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस एससी हैं आज तक हमारे इतिहास में? मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ,
तो अगर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनता है? क्या उनकी संख्या के अनुसार उतने जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एससी समाज से या एसटी समाज से या ओबीसी समाज से? आज जितने भी हाई कोर्ट से कितने एससी चीफ जस्टिस है? तो ये सवाल तो उठने चाहिए। तो ये सोशल है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। आरएसएस में एक भी एससी या ओबीसी या एसटी समाज का व्यक्ति आरएसएस का मुखिया नहीं बना। ये सच्चाई है और आगे भी नहीं होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन तो जिनका आप सपोर्ट करते हैं जिस पार्टी का कांग्रेस में, उसमें क्या स्थिति? खड़गे जी है, खड़गे जी हैं, परसों एससी समाज से 2 दिन की अभी नहीं, उसमें मैं बात करना चाहता हूँ। ये उठाने वाले भी शहजाद ही थे और फिर बीजेपी ने उठाया। देखिए उसमें हुआ क्या, मैंने पूरा वीडियो देखा और पूरा फैक्ट्स ये है कि जो प्रियंका जी का नॉमिनेशन है वो 3 सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स थे, नाम दिए गए थे, यही नाम देने पड़ते और पहले नॉमिनेशन जो पेपर्स थे वो खड़गे जी और सोनिया जी दे रहे थे प्रियंका जी के साथ। तो पहले पेपर थे राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी। दूसरे सेट ऑफ पेपर्स थे स्टेट लीडरशिप और तीसरे थे जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप। ये 3 नाम दिए गए थे, नाम यही देने थे, वो दिए गए थे। इसमें कलेक्टर का रूल था, ये कोई अक्रॉस द कंट्री रूल नहीं, कलेक्टर का रूल था कि 5 ही लोग आएंगे। ऑब्वियसली उनका परिवार उनके साथ अंदर आया, ये रूल नहीं पता था 5 लोग हैं। जैसे सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी ने देखे कि खड़गे जी बाहर है क्योंकि 5 का रूल था, इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रियान उठकर बाहर चले गए और खड़गे जी अंदर आ गए और सोनिया जी ने उनको रिसीव किया, उनकी जगह दे दी और सोनिया जी पीछे बैठी। तो इसमें कोई वो नहीं था। चलिए आप क्लियरिफाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं कि दलित मुखिया की बेइज्जती की गई वहां पर। वो वीडियो चलाई, अमित शाह जी ने नड्डा जी को कैसे हाथ पकड़ते हटाया, वो अलग विषय है, वैसे अलग विषय नहीं है। यहाँ पर अगर खड़गे जी बाहर भी रह गए, नहीं, अगर वहां अन्याय हुआ तो उसकी बात होनी चाहिए, फिलहाल तो बात। बट यहाँ पर अन्याय नहीं हुआ था, यहाँ पर खड़गे जी बात है, कलेक्टर का रूल था, कांग्रेस का रूल नहीं था। और सोनिया जी ने इमीडिएटली उठकर अपनी जगह दी और रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए। तो उनके साथ कैसे अन्याय? उल्टा अगर मैंने देखा कोई व्यक्ति जो सीनियर लीडर है वो बाहर खड़े और मैं उठकर अपनी जगह दे देता हूँ, तो ये अच्छा हुआ या बुरी बात हुई? ठीक है। भाई शहजाद के बयान का जिक्र हुआ था, भाई शहजाद से आपकी कब लास्ट टाइम अभी बात कुछ? अभी हम एक शो से साथ में आ रहे, साथ में ही थे आप? फोन पे कॉल अनब्लॉक कर दिया आपने उनको? अनब्लॉक, हाँ, व्हाट्सएप पे, एक व्हाट्सएप पे अनब्लॉक थे वो, हाँ, बात और ट्विटर पे ठीक हो रहा है? नहीं, बात नहीं होती है। वो मेरी मम्मी को लेकर एक आध कुछ बात हुई है, पर ज्यादा बात नहीं होती है। और ऑफ कोर्स वो मेरे बेटे के बारे में पूछते। ठीक है। तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, अभी उन पर भी बात होगी, पर्सनल नहीं, उसमें मम्मी को लेकर 1-2 बार बात जी। बस एक बयान उनका और अगर आप बताना चाहें, उन्होंने अभी हाल में बोला था कि आपकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके साथ ही पॉडकास्ट में बैठे हुए थे सुशांत वाले। हाँ, थी, है नहीं थी, हाँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो पास में थी ना। तो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती रहे हैं आप, आपके गुस्से का भी जिक्र किया। अभी आप बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा फ्रेंडली दिखते हैं, क्योंकि आप शायद तांत्रिक साधना का तभी में फ्रेंडली था, लेकिन तब कि आपने टीवी तोड़ दी थी, इस तरह की बात भी उन्होंने कही, गुस्से में टीवी तोड़ दी थी और नाम मेरे ऊपर आ गया था। तो बहुत ज्यादा गुस्सैल आपका मिजाज बचपन में देखने को, शरारती था, शरारती, और वो कम शरारती था। लेकिन मुझे लगता है कि शरारत करना अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। बोरिंग नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, लाइफ में कुछ भी हो बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो हाँ, जब हम लोग यंग थे तब मैं शरारती था, अब मैं थोड़ा काम हो गया हूँ। और आपने पसमानदा मुस्लिम खुद को बताया, तो इस्लाम में मैंने नहीं बताया। नहीं, आपने कहा कि हम लोग थे, हाँ थे, अब इस्लाम में भरोसा, अब इस्लाम में है अभी कि इस्लाम? मैं हर धर्म में भरोसा करता हूँ। मेरा जो एथिज्म है वो है कि सभी धर्मों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम को भी करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इस्लाम में बहुत से अच्छी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। जैसे इस्लाम आपको सिखाता है कि किस तरह से आपको एक नेक इंसान बनना है, सिरातल मुस्तकीम पर चलना है। तो बहुत अच्छी चीज है इस्लाम के अंदर। मैं तंत्र साधना करता हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मुझे लगता है कि शिव जी से मुझे बहुत सारी ऐसी जवाब मिलते हैं जो मेरी जिंदगी को आसान करती है। तो बहुत सारी, जैसे इस्लाम के अंदर भी है कि आप 4 बजे उठते मेडिटेट करो, ये चीज है, तो उसको वो लोग बंदगी कहते हैं, बंदगी। यहाँ पर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो बहुत कॉमनैलिटीज है। मैं डिफरेंसेस क्यों देखूं हिंदुइज्म और इस्लाम में? मेरा काम है कि मैं इनको जोड़ूं, मैं इसमें सिमिलैरिटीज देखूं, और मैं देखता हूँ इसमें सिमिलैरिटीज।
ठीक है। और अभी लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी उस दौरान आपसे मैंने सवाल किया था जब कि कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, अलग अलग बयानों में आप अलग अलग डिबेट्स में डिफेंड करते हैं उसको। तो मैंने आपसे पूछा जब कि कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपका जवाब था कि यूनिवर्स जब सिग्नल करेगा। यूनिवर्स पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभी यूनिवर्स ने आपको साइन दिया कि नहीं? अभी यूनिवर्स साइन दे रहा है कि कांग्रेस सीखने वाली है या नहीं। जिस तरह से हरियाणा जीता हुआ चुनाव हार गई, तो शायद अब मेरे मन में है, मेरे ज़हन में है कि कांग्रेस सीखेगी या नहीं सीखेगी। तो यूनिवर्स से वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने हरियाणा का जिक्र किया, बहुत अभी चर्चा हुई एक बयान की कि हरियाणा में हार को लेकर लोग अलग अलग वजहें बता रहे हैं। अशोक वानखेड़े से आप वाकिफ हैं? अशोक वानखेड़े ने बीते रोज ये बात कही कि केसी वेणुगोपाल ने वहां पर जाकर सिर्फ लड़कियों को वरीयता दी। उनका कहना था कि वो टिकट बांटने में उनका बयान था कि भाई लड़की हो तो कोई लाओ, उनको मैं टिकट दूं, लड़कियों को ज़्यादा टिकट दी जाए, बांटी जाए। तो इस तरह की बातें हुई, तो इसलिए भी हारे लोग कह रहे हैं। केसी वेणुगोपाल को भी लोग जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल पे जिम्मेदारी डालना और इस तरह की बातें, मैं नहीं जानता उन्होंने किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया, केसी वेणुगोपाल जी, लेकिन टिकट की एक कमेटी थी और ऑफ कोर्स वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे नहीं लगता कोई पर्सनल रिलेशनशिप को उन्होंने महत्व दिया होगा, मुझे नहीं लगता। अगर होए तो उसका सबूत अशोक जी को देना चाहिए, राहुल जी को, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उनका कहना था कि अपनी महिला मित्रों को टिकट बांटने में ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे वो। देखिए, इसको देखने के दो पहलू है। एक है कि अगर इनके पास अशोक जी, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है, इस चीज के उनके पास कोई सबूत है तो ये सबूत उनको राहुल जी को देना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता तो मैं कैसे इस पर बात करूं। लेकिन दूसरी चीज है कि क्या महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए या नहीं, और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का एक कैंपेन था कि लड़कियों लड़ सकती है और 50% टिकट उन्होंने लड़कियों को दिया। तो ये दो अलग अलग विषय है। अगर इसमें कुछ गलत हुआ है, अशोक जी को इसकी जानकारी, मुझे नहीं है, और इसके वो किसी को जिम्मेदार करते तो वो जाकर वो। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि कांग्रेस, आपकी तरह ही कांग्रेस समर्थक अशोक वानखेड़े भी हैं, और अशोक वानखेड़े, मैं पत्रकार नहीं हूं, कांग्रेस के खुद को वो बड़ा समर्थक भी बता चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं वो। तो जब वो इस तरह का सवाल उठाते हैं तो फिर इस पर बात होना भी जरूरी और एक बड़ा विषय भी है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर चीज पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आप किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि अगर जिन व्यक्ति का वे नाम ले रहे हैं अशोक जी, तो उनके साथ जिस लड़की का, महिला का नाम जोड़े, वो उसका भी तो कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है ना। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सिर्फ एक महिला के नहीं, बाद में ये भी जिक्र हुआ कि इस तरह की बातें भी कही गई कि कोई लड़की हो तो लाओ तो मैं टिकट दूंगा। इस तरह के बयान देखिए अशोक वानखेड़े। देखिए, इसका कोई प्रमाण होगा तो उनका कर्तव्य है ये पब्लिक डोमेन में कहाँ हुआ, कैसे हुआ रखे, और इस तरह की अगर बात हुई तो इसमें ऑब्वियसली केस भी बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने हियर से है, ये मैंने सुनी हुई बात है। अगर इनके पास प्रमाण है तो ये रखे, नहीं है तो किसी के मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। मुझे लगता है महिलाओं को लेकर हमें थोड़ा सा हमें ध्यान से बोलना चाहिए, थोड़ा सा एक रेखा में खींचना चाहिए। हालांकि गलती मैंने भी की, कभी एक दो बार मैंने भी पहले ट्रोल किया था, बहुत साल पहले। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ वी टॉक। तो अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो देना जरूरी है, नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह की लूज टॉक नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। कांग्रेस के हरियाणा हारने की बहुत सारी वजह है। महिलाओं को सिर्फ टिकट दिया, मुझे नहीं लगता ये अहम वजह है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वजह है 100%। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। मैं आपको उन्हीं पे आ रहा था कि टिकट वितरण में धांधली की गई या टिकट वितरण में समझौते किए गए, एक बड़ी वजह इसे भी माना जा रहा है। अब हम समझौते की बात पे आते हैं। तो आरोप जो लगता है वो है, और मैं बहुत खुलकर बात करूंगा, कि हुड्डा जी ने अधिकतर टिकट लिए, ये आरोप लग रहा है, करेक्ट। अब हुड्डा जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, शैलजा जी भी थी, और कुछ हद तक सुरजेवाला जी भी थे, ठीक है। अगर मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मान लो, तो मैं भी चाहूंगा मेरे जितने समर्थक हैं जो लड़ रहे चुनाव, अधिकतर उनको मिले टिकट। क्यों नहीं चाहूंगा मैं? क्योंकि जितने विधायक आएंगे वो मुझे चुनेंगे। कांग्रेस का डबल सिस्टम है, एक तो हाईकमान चूज करता है, लेकिन सबसे पहले जो विधायक दल है वो चूज करती है, फिर नाम जाता, अनलेस एक अनएक्सेप्टेबल नाम हो तब हाईकमांड उसको वीटो करता है, वरना विधायक दल अधिकतर चुनता है। तो मैं भी चाहूंगा अधिकतर मेरे विधायक हो, ठीक वही शैलजा जी चाहती होगी, वही सुरजेवाला जी चाहते, जो भी उनके बड़े नेता हो गए, अजय यादव जी चाहते हुए अभी उन्होंने छोड़ दिया। अब जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
उनका कर्तव्य है कि संतुलन बना रहे। या हुड्डा जी पे तो आरोप नहीं लगा सकते आपने क्यों अधिकतर टिकट आपने लिया, ये तो हुड्डा जी की तो गलती नहीं है। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं भी चाहूंगा मेरे समर्थक, मान लो आप मेरे समर्थक हो, आप, मैं भी चाहूंगा आपको मिले टिकट, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, उनको मिले इनको मिले, इसमें क्या, अगर मैं दावेदार हूं तो मैं वही आप हरियाणा गए थे उस दौरान? मैं काफी गया था, काफी गए थे उस दौरान। शैलजा जी को लेकर ये बातें हुई कि राहुल गांधी ने उन्हें ट्रम्प कार्ड के तौर पर बीजेपी को, इस तरह के लोग बात भी कह रहे हैं कि बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए शैलजा जी को यूज किया था, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। नहीं, ये फिर से ये सारी कई सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातें, इन पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, अफवाहों पे मैं क्यों कमेंट करूं। लेकिन ये जरूर कांग्रेस की दिल्ली से हाईकमांड ने जिस लीडरशिप को दिल्ली से भेजा था हरियाणा में, उनसे ये गलती हुई है, और हरियाणा लीडरशिप से गलती हुई शैलजा जी को इग्नोर करना। देखिए, कांग्रेस का कोर वोटर हमेशा मुसलमान और एससी भाई बहन रहे। एससी भाई बहन, मुसलमान भाई बहन कांग्रेस को वोट करते हैं। और आज भी अगर आपने हरियाणा चुनाव में देखा, जो मुसलमान एरिया है, मेवाड़ वगैरह, मेवाड़, वहां पे कांग्रेस को बहुत बड़ी लीड मिली है। वो 85-90% वोट वहां पे कांग्रेस को मिला है। एससी समाज कांग्रेस के साथ था, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद ये समाज कांग्रेस की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट मोदी जी काफी और बीजेपी काफी चिंतित थी कि एससी समाज आ रहा है। तो ये तो समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, इनको आपको बरकरार करना है। अगर आप एक ही ग्रुप के पीछे जाओगे, जाहिर सी बात है काउंटर पोलराइजेशन होगा। अगर आप कहोगे मैं एक समाज के लीडर को आगे करूंगा तो काउंटर पोलराइजेशन होगा। तो ये चीज देखी नहीं गई थी। अफसोस की बात यह है कि जो लोग दिल्ली में इंचार्ज थे या पंजाब में इंचार्ज थे, वही हरियाणा में इंचार्ज है। अब वही उसकी जांच करेंगे, वही उसके बारे में देखेंगे, वही रिपोर्ट निकालेंगे। तो जिन्होंने गलती की वही रिपोर्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा सा इंप्रूव करना जरूरी है कि क्या जिन लोगों ने गलती की वही इसकी जांच करेंगे, वही इस पर आत्मचिंतन करेंगे, वही इस पर चिंतन शिविर में बैठते रिपोर्ट निकालते, वही इस पर देखेंगे क्या गलती हुई। क्योंकि आज जो कांग्रेस की हालत दिल्ली में हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही लोग हरियाणा में थे, पंजाब में भी उनका रोल था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ इस चीज को बैलेंस करना चाहिए। दूसरी एक चीज कांग्रेस को देखनी चाहिए, अजय यादव जैसे बड़े एक नेता चले गए, ओबीसी समाज के बड़े नेता थे वो। दो और गलतियां हुई जो मैं हमेशा कहता था। यादव समाज का रुझान कांग्रेस की तरह हो गया था। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हुए थे, अगर हम अखिलेश जी को, हम क्योंकि मैं उनका वोटर हूं, अगर अखिलेश जी को हम कोऑप्ट करते, अखिलेश जी कैंपेनिंग कर देते, खास करके हरियाणा में तो बेइज्जत करके वापस किए गए, मतलब सीट की डिमांड को लेकर गए थे, लेकिन वो भी पूरी सहमति नहीं बन पाई। आप बदला ले रहे हैं, वो भी 100% ट्रूथ नहीं है। उनके कैंडिडेट्स को लड़ाया गया था कांग्रेस के सिंबल पे, वो भी 100% कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाया। हाँ, तो ये मैं ये सोच रहा हूँ अगर अखिलेश जी आ जाते तो एक अच्छा मैसेज चला जाता। तीसरी चीज ये है कि जो ये सारे दुग्गल साहब है, जिनकी दुकान कांग्रेस की वजह से चलती है, जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार गई 2014 में, ये सारे दुग्गल साहब, परसों दुग्गल साहब क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उसके पहले दुग्गल साहब ने करियर शुरू किया, आरटीआई एक्टिविस्ट बनते, कभी कभी वो सेफोलॉजिस्ट है, कभी कभी उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, कभी कभी वो इंटरव्यू में कहते कांग्रेस को मरना चाहिए, कभी कभी वो कांग्रेस के को लेकर बहुत चिंतन में रहते और कहते कांग्रेस ही ऑल्टरनेटिव है। ऐसे दुग्गल साहब को आपको दूर रखना चाहिए। कभी कभी किसान नेता रहते दुग्गल साहब। देखिए, मैंने आपसे ये सवाल किया, कांग्रेस सब जा रहे हैं, अपने कांग्रेस की गिनी हुई 5-6 गलतियां मैं गिन चुका हूं, आप बता चुके हैं कि ये गलतियां हो गई। आपने कहा पहले गलतियां तो सुधार ले, फिर मैं सोचूंगा। तो किस ओर रुझान है? आप पॉलिटिकली इतना ज्यादा एक्टिव हैं, हर टीवी डिबेट्स में आप डिफेंड करते हुए दिखते हैं कांग्रेस को भी, और कमियां भी मुखर तौर पर बताते हैं कांग्रेस की। फ्यूचर में हम लोग क्या देख सकते हैं? राज्यसभा सांसद तहसीन पूनावाला, मैं सच्चा आशिक हूं, मैं सच बोलता हूं। अपने माशूक की गलतियां बताते हैं आपकी, तुमसे ये गलती हो गई खुलकर। नहीं, मैं माशूक में गलतियां थोड़ी होती है, इसमें गलतियां थोड़ी ढूंढते हैं। आपने गलतियां 5 बता दिया। सच्चे आशिक किसके? कांग्रेस को बता रहे हैं आप? मैं सच्चा आशिक कांग्रेस का हूं। हाँ, तो आप अपनी माशूक की अभी 5 गलतियां बता चुके हैं। मैं कमियां बता रहा हूँ, गलतियां नहीं होती, कमियां होती है, और उन कमियां और मेरे साथ वो पूरी हो जाएगी। तो कोई नहीं, लेकिन जोक्स अपार्ट, नहीं राज्यसभा नहीं, क्यों राज्यसभा क्यों? क्या चाहते हैं? लोकसभा मटेरियल है तो 2 लाख प्लस ज्वाइन करिए कांग्रेस, टिकट लीजिए, तो 2029 में होगा ना लोकसभा, तब देखिए उस दौरान संभावना। राज्यसभा का थोड़ी मटेरियल, लोकसभा मटेरियल है। ठीक है, जाओगा तो लोकसभा में जाओगा। देखो, मुझे देश की सेवा तो करनी है, और मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स एक बहुत
अहम माध्यम है जिससे हम देश की और लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम्म, सिर्फ वही एक माध्यम नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। हम्म, लेकिन राज्यसभा मेरा रूट नहीं है, हम्म। ना ही मैं राज्यसभा चाहता हूँ, ना ही मुझे राज्यसभा भविष्य में लोकसभा सांसद की सदस्यता के तौर पर या प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा सकता है, बट सिर्फ अगर कांग्रेस बट सिर्फ चाहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों, मिनिस्टर क्यों नहीं? शुरुआत तो वहां से, रास्ता तो वहीं से जाता है, तो शुरुआत तो आप वहीं से करते हुए दिख सकते हैं। मुझे मतलब मैं ये मुझे जानना अपनी चाहता था, मंजिल ये दिखती पूरी है। जद्दोजहद जो है, ये जद्दोजहद इसीलिए है। ये है कि मैं देश में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मुझे लगता है हमें एड्रेस करना चाहिए। एंड चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे आप विपक्ष को सपोर्ट करते हो, चाहे आप सरकार में हो, आप सरकार को सपोर्ट करते हो, बहुत सारी ऐसी मुद्दे इस वक्त हमारे देश के अंदर जिसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। सबसे ऊपर है रोजगार का मुद्दा, इन्फ्लेशन का मुद्दा, मणिपुर में जो हो रहा है, जो हमारे देश में कम्युनल स्ट्राइफ हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर देश को कैसे आगे ले जाना, और इसके बाद हम 2024 के बाद, 2025 के बाद अगले 25-30 साल के लिए किस तरह का भारत बना सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह का भारत हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ सकते हैं, आई थिंक वो सबसे जरूरी बात है। खास करके आज के दौर में जब एआई टेक ओवर कर रहा है दुनिया को, तो एआई को लेकर हम कितने सीरियस है, हम किस तरह से उसको आगे ले जाएंगे, किस तरह के कानून बनेंगे एआई को लेकर, मुझे लगता है ये सब जरूरी है जी। और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे दूं, जब मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूं, तो देखिए एआई को लेकर बहुत सारे क्राइम्स हो सकते हैं, अभी हो भी रहे, वॉइस की नकल, लोगों की नकल, वीडियो पे नकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो डार्क वेब के बारे में भी लोग बहुत डार्क वेब के बारे में। तो अब आप देख लीजिए, एआई में अगर कोई क्राइम कमिट होता है किसी और देश से, पर वो क्राइम होता है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर हुआ, मुंबई में हुआ, गुरुग्राम में हुआ, पुणे के अंदर हुआ, तो क्या हमारे कानून इतने सक्षम है कि उससे डील करें और उसे एक फाइंड आउट करें? दूसरा, वो क्विक टाइम में फाइंड आउट करे ताकि वो इनजस्टिस ना हो, पैसा ना जाए, वो कोई और रेपुटेशन को डैमेज ना हो। तीसरा, किस तरह के कानून सिर्फ भारत में नहीं ग्लोबली बन सकते हैं जिसके कारण हम इन सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्राइम फॉर एग्जांपल कनाडा में बैठकर किसी महिला या किसी भी आदमी के साथ एक फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, मान लीजिए भारत के अंदर, पुणे के अंदर, कैन वी डील विद इट? क्या हम सक्षम है? तो ये इस पे एक ज्यादा सीरियस डिस्कशन की जरूरत है। हम मुझे लगता है एज अ नेशन, एज पीपल, हम डे टू डे बात कर रहे हो, हम अगले 25-30 साल के डिस्कशन करने रहे। और जहां तक मैं अपने रोल को देखता हूं, मैं देखता हूं कि क्या मैं उस तरह का एक पर्सपेक्टिव पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के माध्यम से देश के आवाम के सामने ला सकता हूं। लेकिन अब आप ये अंदर दबी कुचली ख्वाहिश जो रखते हैं कांग्रेस से, भविष्य में देखे जा सकते हैं। जैसा क्यों? मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, कांग्रेस ही क्यों मेरे भाई, बीजेपी भी हो सकती है। नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, कभी भी भविष्य में आप भारतीय जनता पार्टी, इम्पॉसिबल। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है बीजेपी में, मेरे सबसे अच्छे दोस्त है मैं मानूंगा पॉलिटिकली बीजेपी के अंदर, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं। क्लोजेस्ट कांग्रेस आइडियोलॉजी। ठीक है। अलायंस पार्टनर्स जब ग्रो करते कांग्रेस कमजोर होती है, बीजेपी में उल्टा है, बीजेपी जब ग्रो करती है अलायंस पार्टनर्स कमजोर। मैं ये कह रहा हूं, सवाल मेरा ये है कि जब कांग्रेस इस तरह की लचर स्थिति में आती तो आपका मोह भंग होने लगता है। बिल्कुल नहीं, मैं जिंदगी भर अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया, मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, जिंदगी भर वोट किया, आगे भी करता रहूंगा। हाँ, मेरी लाइफ क्या किस दिशा में जाती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कांग्रेस को ही वोट करता हूँ। आज भी अगर मुझे बुरा लग रहा है, कांग्रेस के लिए लग रहा है। महाराष्ट्र आज भी अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में आ सकती है, लेकिन नहीं आ पा रही है। और स्थिति ये हो गई है, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, संजय राउत का बीते रोज अभी हालिया बयान था कि मैं राहुल गांधी जी से बात करूंगा, उन्होंने देरी कर रहे हैं टिकट वितरण में, उनके यहाँ पे नाना पटोले जी। बदतमीजी है इस तरह की बात, संजय राउत की का ये बयान। बिल्कुल, उन्होंने उद्धव जी बोले वो अलग बात है, संजय राउत जी बोल रहे और नाना पटोले का इंसल्ट करे। नाना पटोले एक ओबीसी नेता है, वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट है, नहीं करना चाहिए। देखिए महाविकास, देखिए इसमें वो जब स्टेट लीडरशिप का इंसल्ट करते, इसके पहले भी उन्होंने एक बार किया था जब मिलन भाई छोड़ दिए, ठीक है, तब भी
उस टाइम के कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप में अशोक चौहान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, सुशील कुमार शिंदे जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चौहान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, बाला साहेब थोराट जो सीएलपी लीडर है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, महाराष्ट्र के मराठा नेता, नाना पटोले ओबीसी नेता। तो मेरा ये कहना है कि बार बार आप कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप का अपमान नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, संजय राउत जी के निजी संबंध बहुत अच्छे हो गए राहुल सर के साथ, एक मिनट, उनके बहुत अच्छे संबंध हो गए, लेकिन अगर नाना पटोले जी कह दे या पृथ्वीराज चौहान जी कह दे संजय राउत कौन है, हम डायरेक्ट उद्धव जी से बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्टेट लीडरशिप को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वहां पे 3 मुख्यमंत्री उस वक्त बैठे थे, अब 2 मुख्यमंत्री आज भी स्टेट लीडरशिप। उनका ये कहना था कि नाना पटोले जी, उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे ये इशारा किया कि नाना पटोले जी ढीला रवैया अपना रहे हैं, तो जब ढीला रवैया अपनाएंगे तो आलाकमान से बात। नाना पटोले चाहते कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आए, तो सबसे अधिक सीटों पे वो कंटेस्ट करे। वो प्रदेश के अध्यक्ष है, वो तो अपने प्रदेश के यूनिट को चाहेंगे कि आगे बढ़े। इसमें गलत क्या है? निगोसिएशन में होगा ये बात, इसमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। जो वाजपेयी जी ने कहा मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। इसमें मनभेद क्यों करना है? क्या नाना पटोले जी नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे? मुझे बताओ, कांग्रेस का जन्म किधर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, बॉम्बे और पुणे के अंदर हुआ। मैं बॉम्बे और पुणे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त उसको बॉम्बे और पुणे कहा जाता था। आज के वर्तमान मुंबई और वर्तमान पुणे, वहां पे कांग्रेस का जन्म हुआ। वहां पे कांग्रेस को कैसे वो खत्म होने दे? अगर वो चाहते कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस के लिए। और आज भी महाराष्ट्र में विपक्षी दल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी। विदर्भ में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का अधिकतर वोट कहां से आता है? मुंबई, थाने और कोंकण रीजन में कुछ। मुंबई थाने का जो उनका वोट है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, स्प्लिट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा पूरा गया है, स्प्लिट हुआ है। जो हिंदुत्व वोट है वो बीजेपी के साथ स्प्लिट हुआ है। कोंकण में वो एक मजबूत पार्टी है, सो कांग्रेस भी कोंकण में मजबूत पार्टी है। विदर्भ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। मराठवाड़ा में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। इन सब जगहों पे महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना से बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे जी ग्रुप का सिंबल चला गया, नाम चला गया पार्टी के, विधायक चले गए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है ना। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन आज भी उसे सहयोग की जरूरत पड़ रही है। वो अलग बात है, उसको मानती है ना, कांग्रेस भी तो मान रही है। इसलिए तो कह रहे कि उद्धव जी की पार्टी को भी इतनी सीट मिलनी चाहिए और 85 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। वो तो कांग्रेस भी मान रही है। वो कांग्रेस का बड़प्पन है कि उस चीज को मान रही है। ये गलत है, ये संजय राउत जी का गलत है कि वो उनपे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का तो बड़ा। एक सेकंड, और मैं फिर से कह रहा हूं, एमवीए सरकार गिरने का एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी के स्टेटमेंट्स थे। किसी दिन कंगना को टारगेट करना, किसी दिन ये क्या ये कर रहे हो आप? बदतमीज हैं आप, बता रहे हैं बदतमीजी। मैं इन शब्दों का प्रयोग आपने ही बोला, आपने शुरुआत में बोला कि इस तरह का बयान बदतमीजी है। बदतमीज स्टेटमेंट है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। स्टेटमेंट उनका ही स्टेटमेंट है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रहा। राहुल गांधी के साथ ही असहमतियां क्यों हो रही हैं? अखिलेश यादव पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे थे, कमलनाथ बोले कौन अखिलेश। उसके बाद कांग्रेस से इस तरह की बातें भी हुई कि मध्य प्रदेश में वरीयता नहीं दी गई। उसके बाद वही हाल हरियाणा में दिखा। अब महाराष्ट्र में भी पहुंचे थे वो, 30 सीटों पर कह रहे थे मेरा प्रभाव है। 30 सीटों पर मैं, अखिलेश यादव ने कहा मेरा प्रभाव है और 10 से 12 सीटें भाई मुझे चाहिए। लेकिन वहां पर भी बैठकों से बायकॉट हो रहा है, मीटिंग से बायकॉट हो रहा है। अखिलेश यादव को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे लड़ रहे उनके सिंबल पर। वहां पे वो बड़े दल के रूप में है उत्तर प्रदेश में, देयर इज नो डिस्प्यूटिंग इट। यहाँ पर जो बड़ा दल है वो कांग्रेस, एनसीपी और तो जब कह रहे हैं कि 30 सीटों पर प्रभाव, और जो 85 हो गया, जो बाकी की सीट्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको मिलेगा। वो तीनों जो बड़ी पार्टी है उसमें कांग्रेस एक अकेला डिसीजन नहीं ले रही, शरद पवार साहब की पार्टी भी ले रही है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी ले रही है डिसीजन। तो तीनों जो बड़े दल है महाराष्ट्र में वो डिसाइड करेगी कि उनको कितना देना है, और उनका भी अधिकार है 10 सीट मांगना। एमवीए की मीटिंग में बुलाना चाहिए अखिलेश यादव को, समझाना चाहिए कि मतलब आप, मुझे लगता है कि मांग जायज नहीं है आपकी, स्पष्ट किया जाए। मुझे लगता है कि वो बात कन्वे हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में आप लड़ रहे हो और अभी बाई इलेक्शन से 9 सीटों में से 10 में से तो आप लड़िए और यहाँ पर हम लड़ेंगे। और ऑफ कोर्स सपा को मुझे लगता है कि ये तय हो गया कि कुछ सीटें मिलेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलेंगी कुछ सीटें, ये ऑलमोस्ट तय हो गया है क्योंकि 85 पे लड़ रहे हैं, बाकी रह गए 30, उसमें से कुछ 15 मुझे लगता है अलायंस के लिए दी, उसमें से सपा को ऑफ कोर्स मिलेगा। पर क्या सपा का डिमांड गलत है 12 सीट मांगना? 4 सीटें तो कैंडिडेट उतार चुके हैं शायद, आई थिंक महाराष्ट्र में, अखिलेश यादव।
नहीं, वो तो 4 withdraw भी सीटों वो पर तो withdraw भी हो सकता है, वो बात नहीं। बट सवाल है क्या उनका डिमांड गलत है? नहीं, उनका भी अधिकार है उनकी पार्टी को बढ़ाना, क्यों नहीं बढ़ाना? विड्रॉ हो सकता है, लेकिन वो तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो ना। करने को Withdraw तो अच्छी बात है, कि मैं 4 सीटों पर, उनकी बहुत बगावत है अच्छी कांग्रेस के खिलाफ, इस तरह की लोग कोई बात कर रहे हैं। बगावत देखिए नहीं। उत्तर 9 प्रदेश सीटों अभी पे आप 9 सीटों पे सपा लड़ रही है, साइकिल के चिन्ह पे इंडिया अलायंस जीतने वाली है। इंडिया अच्छा, अलायंस उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। सवाल ये अयोध्या के कब बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, 10 सीट पे होना उस था पर भी ना, आएंगे, मिल्कीपुर पर भी आएंगे, मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या की आएंगे, फैजाबाद की। लेकिन 10 पे होना था ना, हाँ 9 जी, पे हाँ ही कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं मिल्कीपुर पर भी आएंगे, अहम विषय है वो भी। लेकिन फिलहाल अभी आप उत्तर प्रदेश उपचुनावों का तो जिक्र मैं कर वही रहे कर रहा हैं। 9 की 9 में अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे टाइम से बहुत बिगुल फूकते रहे कि 5 Correct. सीटों पर हमारे 5 सीटें अखिलेश मान गए हैं Correct. भैया, और मैं मनाऊंगा उन्हें। लेकिन अखिलेश यादव और एक मीटिंग भी, बैठक का भी अभी बीच में चर्चा हुई कि एक बैठक हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में राय मशवरा कर रहे थे कि भाई इधर खैर विधानसभा और फूलपुर विधानसभा में कांग्रेस के लिए सहमति बन गई है। हेडलाइन चला दी गई, प्रेस को बाइट्स दे दी गई। उसके बाद शाम तक खबर आई कि फूलपुर से प्रत्याशी उतार दिया गया है और अखिलेश यादव ने फिर बगावती सुर अख्तियार कर ली है और ये कह दिया कि भाई यूपी में तो अखिलेश यादव ही है। नहीं, देखिए एक मिनट, फूलपुर जो नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पे जो बातचीत हुई वो ऑफ कोर्स ये मीडिया के सोर्सेस के हिसाब से आई। अंतिम स्ट्रेटेजी ये बना कि साइकिल का सिंबल सबसे मजबूत है इन चुनावों के लिए। ये कंबाइंड स्ट्रेटेजी था। कल अगर आपने अखिलेश जी का ट्वीट भी देखा होगा, उन्होंने राहुल जी के साथ ट्वीट किया है, राहुल जी का हाथ पकड़ते हुए। तो ये बात बहुत क्लियर है, कहीं दरार नहीं है। दूसरी चीज, आज कितने वर्षों के बाद कांग्रेस का एक एमपी प्रयागराज से आया, तो कांग्रेस भी बढ़ रही है, आगे जा रही है। देखिए आप जितना भी कह लें कि दरार नहीं है, कोई इस तरह की दरार बात नहीं है, है। सामने यही दिख रहा है कि राहुल गांधी बार बार बात करने की कोशिश में है, अजय राय बात करने की कोशिश में है, लेकिन अखिलेश यादव एक सुर में कह रहे हैं कि भाई 9 के 9 सीटों में से 10 सीटों में से जिसमें होने थे, मिल्कीपुर अगर मिलाएं तो उसमें 2 सीट लेनी हो लो, वो भी इधर पश्चिमांचल की, गाजियाबाद की और अलीगढ़ की, खैर 2 सीटें लो, संतोष रखो, बाकी सारी सीटों पर मैं ही हूं राजा। तो जब इंडी अलायंस में इस तरह की लोग, इंडी अलायंस, एक को आप अलायंस बोल दीजिए या इंडिया बोल दीजिए, चलिए मैं इंडिया बोल देता हूं कि इंडिया या इंडी अलायंस बोल दीजिए, एक ही बात है। उस पे उसमें वो विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे एनडीए को एनडी अलायंस भी बोला जा सकता है, एनडी अलायंस भी बोला जा सकता है। पार्टी क्यों नहीं बोलते? बीजेपी पार्टी बोलते हैं। तो इसमें बोलना गलत नहीं होगा, मतलब इसमें विरोध नहीं होगा। इंडिया अलायंस बोलना भी गलत नहीं होना चाहिए। इंडिया अलायंस गलत होगा क्योंकि इंडिया अलायंस क्यों गलत है? एनडीए अलायंस गलत होगा, क्योंकि ए ही अलायंस है। ए का मतलब ही अलायंस ही बोलते हैं, इंडिया अलायंस ही बोलते हैं। इंडी अलायंस जितने भी आप रिपोर्ट पढ़ लो, आप अभी गूगल पे देख लो, आपके दर्शक देख लें, इंडी अलायंस होगा, इंडिया अलायंस ही बोलते हैं। इंडिया अलायंस मेरे भाई, मीडिया अलायंस ए आखिर में है, आप दोनों के लिए, हालांकि ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, आप दोनों तो इंडिया अलायंस बोलते हैं। इंडिया अलायंस तो ये मतलब शाब्दिक तौर पे गलत होगा। इंडिया भी हो सकता है या इंडी अलायंस भी हो सकता है, क्योंकि ए अलायंस है, तो बोल दे इंडिया। बिल्कुल, तो आपकी सहमति के लिए मैं इंडिया बोल देता हूँ। इंडिया को लेकर, इंडिया में जो दलों को जोड़ने की कवायद थी, अखिलेश यादव उससे अलग हो रहे हैं। कोई नहीं हो रहा है, भले ऊपरी तौर पर समर्थन जोड़ने के लिए कि भाई कहीं कांग्रेस के समर्थक ना नाराज हो जाएं, कांग्रेस का वोट बैंक भी तो चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया है कल कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी हमारे मतलब बैनर तले समर्थन में, हम लोग इंडिया के समर्थन में सपा के कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। वो केवल कवायद है कि कांग्रेस का वोट कहीं ना छिटक जाए, लेकिन अंदर अंदर सबको पता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच 36 का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। बेइज्जती का बदला लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ बोले थे, वहां बेइज्जती हुई, हरियाणा में बेइज्जती हुई, वहां वरीयता नहीं मिली, तो यहां अखिलेश यादव अब अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और महाराष्ट्र में भी दिखा सकते हैं जलवा। मध्य प्रदेश और हरियाणा में बड़ी पार्टी कौन की? कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी कौन है? थोड़ी सी प्राथमिकता दे देते, थोड़ी सी वरीयता दे देते, पास आए 2 सीटें ले लो, 1 सीट ले लो। तो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020, हाइंडसाइट हमेशा 2020 होता है, इसमें कोई ठीक नहीं। और अच्छा बात है, अगर वो उनकी सिंबल पे इंडिया अलायंस को लगता है कि सबसे अधिक सीटें आएगी, तो उसमें गलत बात क्या है? मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं। और मुझे नहीं लगता इस वक्त इंडिया अलायंस को नेशनल लेवल में कोई दरार है।
देखिए मैं आपको से पूछ रहा हूँ, ये जो मीडिया इसको एनालाइज करता है, इधर आ रहे मैं इस पे एक स्टेप आगे जाता हूँ। लेफ्ट लड़ रही है केरला के अंदर, मान भी लो सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, मान लेते एक बार, और मान लेते, और ये बात तो सच्चाई है कि लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ केरला में लड़ रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, सब मान ले। इसके बावजूद अगर सपा या कांग्रेस जीतती उत्तर प्रदेश में, तभी वो तो बीजेपी के खिलाफ ही होगी ना, तो इंडिया अलायंस होगी। देखिए हम पॉलिटिक्स को बहुत एक सिंपलिस्टिक वे में देख रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट। पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं, नहीं, लेकिन अखिलेश नहीं देखना चाहते ये वाला। अखिलेश जी भी देखिए एक मिनट, अगर मान लेते कांग्रेस सपा वर्सेस कांग्रेस हो गया उत्तर प्रदेश में, एक मिनट मान लेते अगला चुनाव में कांग्रेस खुद से लड़ती, एक मिनट, मैं असेंबली इलेक्शंस की बात करता हूँ, मान ले किसी लोकसभा में भी अलग लड़ते, मान लो सपा का कैंडिडेट जीत गया या कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, तभी तो होगा इंडिया अलायंस है ना बीजेपी के खिलाफ। इंडिया अलायंस को फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट लेवल पे हर यूनिट को बढ़ने दीजिए। मैं बताता हूँ इंडिया अलायंस को कैसे, इंडिया को कैसे फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर दल बड़ा हो, जैसा हर राज्य बड़ा हो, और मिलके इंडिया बढ़ेगा। हाँ, नहीं इंडिया ये जो है ना, सिर्फ हम दो लोग दिल्ली से चलाएंगे और हम दो लोग कंट्रोल है। नहीं, इंडिया को कैसे फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हर राज्य बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, वैसा हर दल बढ़ेगा ऑपोजिशन का तो इंडिया अलायंस बढ़ेगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि आपने कहा इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मैंने बोल दिया। इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, इंडी गठबंधन को फर्क नहीं पड़ेगा। फूलपुर से सपा के मुस्तफा सिद्दीकी उतारे गए समाजवादी पार्टी के, कल कांग्रेस के सुरेश यादव हैं, रातों रात चुपके से नामांकन कर गए। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? नहीं सहमति है आपस में। सिंबल पे है क्या यादव भाई? सिंबल पे कांग्रेस के हैं। अब आप ये तो नहीं सिंबल पे नामांकन उन्होंने कर दिया, कांग्रेस के लीडर है। उसमें बताइए, अगर कई बीजेपी का उम्मीदवार अगर वो इंडिपेंडेंट लगता है तो क्या बीजेपी के सिंबल पे लगता है? देखिए हर आदमी जो पॉलिटिक्स में किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ा हुआ है। अगर कोई बड़ा नेता है वो लड़ना चाहता है तो अजय राय ने फोन नहीं किया उनको कि जाओ बेटा रात में जरा तैयारी करो और नामांकन करना है चुपके से? नहीं, मुझे नहीं लगता अजय राय जी ऐसा करेंगे, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि ये 9 की 9 सीट इंडिया अलायंस जीत रही है सपा के बैनर के ऊपर, सिंबल के ऊपर। और सवाल ये है कि 5 सीटों का ख्वाब अजय राय का, अयोध्या का बाई इलेक्शन कब हो रहा है, ये सवाल है। नहीं, वो तो उस विषय पर भी बस आ ही रहा हूं मैं। इस पर जो 5 सीटों का ख्वाब है, वो 5 सीटों का ख्वाब अब शांत हो चुका है। अगर आप मुझे तो कांग्रेस सपोर्टर पूछे तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ और मैं इस बात में आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कांग्रेस को अपने दल को मजबूत करना होगा। क्यों मैं दोबारा से उस बात पे बताता हूँ, शायद आपने उस वक्त नहीं। कांग्रेस जितनी मजबूत होती है, बीजेपी जितनी मजबूत होती है, छोटे दलों को, रीजनल पार्टीज को खाती मजबूत होती है। रीजनल पार्टीज ग्रो होती है कांग्रेस के एक्सपेंस के ऊपर। तो ये फर्क है दोनों पार्टीज के। तो अगर कांग्रेस को एक मजबूत दल बनना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा, और वो अपना जो कोर वोटर्स है, दलित भाई बहन, मुसलमान भाई बहन, उन पर उनको फोकस करना होगा। इसके बाद अन्य दल क्या करते हैं वो अलग चीज है। तो कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। इसका मतलब ये नहीं आप किसी और दल के साथ नहीं हो। अगर कांग्रेस जीते या सपा जीते, आप इंडिया अलायंस का ही हिस्सा होगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बिल्कुल इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ सके, उसे समर्थन की ही जरूरत है। मुझे लगता है आज भी है कांग्रेस की स्थिति, और कांग्रेस तो 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उतार देते अपने। आज भी अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर दे तो यूपी में भी 2009 में 22 एमपीज आए थे उत्तर प्रदेश में, इस बार भी एमपीज आए। कांग्रेस आज भी लोग राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस को पसंद करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। बहुत सारे लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, भारत जोड़ो यात्रा के साथ और भी लोग जुड़ गए, और कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक है, उस पर से फोकस करना चाहिए। ये मेरी हिदायत है। अखिलेश ले जाएंगे वो तो अब, क्योंकि कांग्रेस तो यही कहती रह जाएगी क्या गलत कि समर्थन में अखिलेश जी का अगर वो वोट, उनका कोर वोट बैंक लेना क्या गलत है? वो अपनी पार्टी के बारे में सोचना गलत है? वो अखिलेश जी अपना कर्म करेंगे, कांग्रेस को अपना कर्म करना है, लेकिन दोनों का कंबाइन कर्म है भाजपा को हराना और देश को आगे बढ़ाना। ठीक है। और प्रियंका गांधी से अभी हालिया फिलहाल आपका कोई बातचीत, संपर्क? हाँ, मैंने मैसेज भेजा था, ऑल द बेस्ट। ठीक है। बीते रोज उन पर अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू हुआ, इस तरह की बातें हुई कि 78 करोड़ के आसपास जो है इनकम टैक्स उन्होंने चुराया है, नहीं भरा इनकम टैक्स। किसने ये एफिडेविट में आया, ये 2010 से 2018
18 के जो भी ये सारे केसेस, हर केस 2014 के बाद हुए, हर केस। अच्छा, अब 11 साल से इनकी सरकार है। 78 करोड़ अगर इनकम टैक्स उन्होंने वो दिया, क्लेम 250 करोड़ की भाई, अवैध संपत्ति हुई आसपास, जहां तक मैं आकलन क्लेम कर पा कौन रहा कर हूं। रहे हैं? ये क्लेम कौन कर रहे हैं? ये इनकम टैक्स के अधिकारियों की रिपोर्ट उनकी क्लेम है 2014 के बाद, हाँ। सरकार बदलने के बाद जी। 11 साल से यही सरकार है, अभी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर नहीं गया है। क्यों? आप सुनवाई करो ना, खत्म करो। नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड डेटा दे चुके हैं कि आपने इस टाइम से इनकम टैक्स दिया ही नहीं है। उनका क्लेम है, नहीं दिया नहीं, उनका क्लेम है ना, वो उनका क्लेम है जो वो डिनाई कर रहे हैं, उनका क्लेम है ना। 11 साल हो गए, ये 2010 के बाद के उन्होंने निकाला है। आज 11 साल से इनकी सरकार है, 2014 के बाद इनकम टैक्स ने निकाले सारे केसेस, रेट्रोस्पेक्टिवली निकाला 2010 वाले। 11 साल में इसका हियरिंग खत्म क्यों नहीं हुआ? आप और कितने केसेस जानते हो जो इतना एपेलेट ट्रिब्यूनल में चलते हैं? पूछिए बिजनेसमैन को, कीजिए ना केस खत्म। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, तो मैं एक स्टेप आगे इनकम टैक्स का जो आरोप है ये भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। 100% मैं आगे जाऊंगा, एक स्टेप आगे रहो। आपको याद है रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहला संडे का दिन था, रॉबर्ट जी के खिलाफ मेरी जेब के अंदर एविडेंस है। याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? संडे दोपहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो। 11 साल से लेकर आए थे वो जेब के अंदर, जेब के अंदर में हमारी सरकार बनते ही पहला काम करेंगे। 11 साल हो गए, 3 क्लीन चिट आई है हरियाणा वाले मामले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, चलो वहां पे ड्यूरिसडिक्शन नहीं बनता था, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई मोदी जी के नीचे 2015 में कहा कि कोई आरोप नहीं है, ये सब पेपर की हवाबाजी। तो ये भी प्रियंका गांधी का आप कह रहे हैं कि मतलब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, कोई टैक्स चोरी नहीं है? आपको ये सवाल इनकम टैक्स से पूछना चाहिए, क्या इनकम टैक्स सरकार के ऊपर चलती है? क्योंकि दोनों तरफ से घेरी जाती है। ये सवाल तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व करने बैठे हैं उनसे भी बनता है कि भाई आपकी नेता। एक मिनट, इनकम टैक्स ना कांग्रेस की एजेंसी है ना बीजेपी की एजेंसी है। अगर इसमें आपको लगा कि कुछ गलत हुआ है इन प्रियंका जी से, तो 2010 से 2014 जब इनकी सरकार थी, प्रियंका जी की सरकार थी, राहुल जी की सरकार थी, सोनिया जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो आपने क्यों तब नोटिस नहीं दिया? यानी कि आप सरकार के इशारे पे चल रहे। एक मिनट, और नहीं तो आपको 2014 के बाद दिखे तो इनके लंबे वक्त से जब आप नहीं दे रहे हो तो एक इंतहा जब हो जाती है। अच्छा ये तो आप भी हंस रहे हो इसमें, इसको हम छोड़ देते, इसमें आप भी हंस रहे हैं। मैं तो आपकी हंसी पर हंस रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स पे हंस रहा हूँ, और उन बेचारे IRS। देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी IAS IPS IRS ऑफिसर्स हैं, मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपकी वफादारी देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए, और संविधान के पहले 4 शब्द हैं हम भारत के लोग, हम कांग्रेस के लोग, हम बीजेपी के लोग, हम मोदी जी के लोग, हम गांधी के लोग नहीं है, हम भारत के लोग हैं। ये संविधान के पहले 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग। आपकी वफादारी भारत के लोगों की तरफ होनी चाहिए। आप इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हो, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, सरकार के हाथ में पॉन मत बनाओ। और इसका जवाब ये नहीं इंदिरा जी ने क्या क्या, नेहरू जी ने क्या क्या, राजीव जी ने। हमें बढ़ना चाहिए आगे। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं, ईडी जो कर रहा है, अभी कितना सुप्रीम कोर्ट क्लैम्प डाउन कर रहा है ईडी के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, एक केस ईडी बुलाती है, एक केस में अरेस्ट करती है, दूसरी केस में। ये अच्छे अफसर्स है हमारे देश के, IRS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता अगर ये स्टैंड रहे संविधान की तरफ। तो बीजेपी के इशारे पर इस तरह का ये आरोप लगाया गया, और पहले कांग्रेस के इशारे पे करते थे, और कब तक स्पाइन नहीं होगा? तो कांग्रेस के इशारे पर जब आप कह रहे हैं करते थे, इसलिए ही प्रियंका गांधी का सामने नहीं आया उस वक्त। तो अब आ गया, तो 11 साल के मुताबिक अगर आपका ही मान लिया जाए, 11 साल किसकी सरकार थी, तो इसको आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ये सरकार आई तो वहां पे ब्राउनी पॉइंट्स करने को आपने इस तरह के केसेस निकाले, छवि खराब करने की कोशिश की 100%। वरना 11 साल में आप हियरिंग करते थे। आप मुझे बताएं, ट्राइब्यूनल और अपील ट्राइब्यूनल्स क्यों बनते? ताकि क्विक सुनवाई हो, इमीडिएट सुनवाई हो, उसके बाद आदमी कोर्ट में। क्यों बने ट्राइब्यूनल्स? क्योंकि कोर्ट में वर्षों लगते थे, इसलिए ट्राइब्यूनल्स बने। करेक्ट, यही एक लॉजिक था ट्राइब्यूनल। 11 साल की ट्राइब्यूनल में, वो भी सेंट्रल, राहुल गांधी, वो भी सेंट्रल ट्राइब्यूनल जो डायरेक्ट केंद्र की सरकार के नीचे आती है। ठीक है, आप प्रियंका गांधी को डिफेंड कर रहे हैं 100%। राहुल गांधी आपके दूर के साले लगते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में अगर बेहतर नेता आप आकलन करेंगे इस समय मौजूदा परिदृश्य जो है, किसको देखेंगे? दोनों की अच्छी खूबी है। जो राहुल गांधी जी ये तो डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, मैं ओपन कह रहा हूँ। जो राहुल गांधी जी ने
किया, वो बहुत कम नेता वर्तमान में कर सकते हैं। 6000 प्लस किलोमीटर भी चले, पैदल चले, रोज के 25 किलोमीटर चलना आसान नहीं है। उतने लोगों को जोड़े, उस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाया जो लोकसभा में सक्सेस मिला इंडिया अलायंस को, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। जो मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, वो नहीं हुआ, 240 पे रुक गए, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। तो राहुल जी की मेहनत में कोई कमी नहीं और है। हरियाणा में हार का श्रेय, और जम्मू कश्मीर में जो अब्दुल्ला साहब से 2 मंत्री बनाने की डिमांड कर रहे थे, वहां पर वरीयता नहीं मिली, उसका श्रेय भी राहुल गांधी को जाता है इस नाकामी का। देखिए अगर आप जीत का श्रेय लेते तो हार भी आपको उसका जवाब, उसकी जिम्मेदारी नहीं। गलती हो गई यहाँ दोनों राज्यों में। उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी ली है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पहले हो। 2019 के चुनाव हारने के बाद वही रिजाइन किए। किसने और रिजाइन किया? किसी ने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने रिजाइन किया। अब आते प्रियंका जी के स्ट्रेंथ्स के ऊपर। प्रियंका जी बहुत अच्छी ओरेटर है, अंग्रेजी में और हिंदी में बहुत अच्छा बोलती है। उनको जितना भी आप कॉर्नर में डालो, मीडिया के लोग अपना अटायर भी अब इंदिरा गांधी की तरह रख रही हैं, बाल सफेद कर रही हैं। नहीं, वो तो इंदिरा गांधी की छवि जो है अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश। वो अगर वो ऑब्वियसली उनकी तरह दिखेगी, उनका खून है, उनका जीन्स है, क्यों नहीं दिखेगी उनकी तरह? ये तो गलत बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, मैंने ये बताया कि उस तरह की छवि अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश है। आप आपके दादा या दादी की तरह नहीं दिखते हो, उनकी दादी है ना, दिखेगी। ब्रांडिंग नहीं है, आप दिखोगे ना, उनकी तो दादी है, वही ब्रांडिंग है। लेकिन उनका बोलने का जो स्टाइल है, मीडिया जब भी उन पे सवाल पूछती है, वो जिस तरह से जवाब देती है, जिस प्यार से जवाब देती है। मुझे याद है जब मोदी जी ने कहा था कि मेरा 56 इंच का दिल है, सीना है, उन्होंने कहा कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो प्रियंका जी उस वक्त रायबरेली में थी, उनको कहा गया था कि मोदी जी ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा भारत को चलाने के 56 इंच का सीना नहीं, दिल की जरूरत होनी चाहिए। तो जिस तरह की वो बातें करती, जब वो जिस तरह से वो बीजेपी को अटैक भी करती है, जिस लहजे से करती है, मुझे लगता है लोगों को आकर्षित करता है। एक बहुत बड़ा महिलाओं का वोट बैंक है जो उनकी तरफ आकर्षित होता है, वो उनकी तरफ उम्मीद से देखता है, और वो जेन्युइनली एक बहुत डाउन टू अर्थ लेडी है। क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर से, मुझे लगता है दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स है, और 1+1 11 होते पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे 1+1 मोदी जी और अमित शाह 11 है। सीधा आप एक आंसर ये भी दे सकते हैं, बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या प्रियंका? मोदी जी या अमित शाह जी? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये आप बताएंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। 1+1 11 होता है। नहीं, आपका हमेशा टीम वर्क होता है, बेहतर नहीं होता। दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स है, दोनों के अपने अच्छे क्वालिटीज है, और दोनों उन क्वालिटीज को अगर मिला दो तो 1+1 11 हो जाएगा, और कांग्रेस को लाभ होगा, और कांग्रेस को लाभ होने से देश को लाभ होगा। ठीक है, बस अंतिम सवाल, क्योंकि वक्त की आप कमी है, आपको कहीं जाना भी है। उत्तर प्रदेश में अभी बहराइच हिंसा का काफी ज्यादा जिक्र हुआ। बहराइच में किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? झंडा फहराया गया, उसके बाद हत्या हुई, इस तरह के बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। देखिए 2 या 3 चीज, और मैं इस पे कहना चाहता हूँ। बीजेपी के विधायक ने खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज की। फिर ऑफकोर्स उन्होंने कहा नहीं, FIR का मतलब ये नहीं होता कि आप गिल्टी हो, लेकिन खुद बीजेपी के विधायक ने की। ये एक बात है। दूसरी बात, जब बाई इलेक्शंस होने तब वायलेंस क्यों होती है, ये बहुत जरूरी चीज है। वायलेंस से किन पार्टीज का फायदा होता है? बीजेपी का फायदा होता है, MIM जैसी पार्टीज का फायदा होता है, एक्सट्रीम पार्टीज का होता है। जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, चाहे आप सपा पकड़ लो, कांग्रेस पकड़ लो, कोई भी सेंट्रिस्ट पार्टी पकड़ लो, उनका नुकसान होता है वायलेंस से, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाता है। तीसरे आते हैं उस युवा मिश्रा के ऊपर, उनके फैमिली को पूरी तरह से कंडोलेंसेस देता हूँ। फ्लैग अगर उसने निकाला भी, अगर गलत गाने बज भी रहे थे, तब भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं किसी को मारना। ये गलत है, किसी को आप नहीं मार सकते, गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन वो जो SP थी वहां पे, शुक्ला, वो क्या कर रही थी? जब वो वहां से प्रोसेशन जा रहा था, जब वो गाने बज रहे थे, आपको पता था माहौल थोड़ा टेंस हो रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। आपको पता था कि वहां पे डिप्लॉयमेंट होता है। अच्छा, देश भर के अंदर वायलेंस हो रहा है जब भी प्रोसेशन जा रहे, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या थी? देखिए प्रियांक भाई, पत्थर अगर आपके में लड़ाई होगी, आपके पास हजारों पत्थर नहीं होगी, मेरे पास नहीं। यानी कि अगर पत्थर वहां बरसे तो पहले से जमा होते हैं। प्रायोजित था, प्री प्लान था, ऐसा कुछ होना? मुझे लगता है कि बीजेपी का फायदा होता है वायलेंस से। लेकिन एक चीज सभी लोगों को सुनना चाहिए, मैं आपके कैमरा में देख के कहना चाहता हूँ, अगर धर्म खतरे में है तो शहीद होने वाला, गुजरने वाला, मरने वाला गरीब घर से क्यों आता? अपने मिश्रा का घर देखा, या गरीब मुसलमान घर से क्यों आता अगर वो कौम आपके खतरे में है? ओवैसी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, बीजेपी के जितने भी नेता इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखो।
अगर आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपका कौम खतरे में है तो इनके बच्चे जमीन पे क्यों नहीं है तलवार उठाकर, इनके बच्चे क्यों नहीं है जमीन पे लाठी उठाकर, इनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे, गरीब के बच्चे क्यों है, ये पूछिए सवाल। और अगर ये वायलेंस हो रहा है इसमें किसका फायदा हो रहा है? जो बेचारा मर गया मिश्रा, जिसको गोली मारी गई, गलत है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, गरीब माँ बाप, वो गए फिर योगी जी से मिले, लेकिन गरीब लोग। नहीं, आप मतलब इस तरह का बयान जब दे रहे हैं तो ये संकेत भी जा रहा है, ये संकेत भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाकर उनसे कहा कि आप झंडा फहराइए। नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। भाजपा का वायलेंस में हमेशा फायदा होता है और MIM जैसी पार्टीज का फायदा होता है वायलेंस के बाद, और हमें एक्सट्रीमिज्म को रोकना है। क्या इंडिविजुअल एक्ट हुए वहां की पुलिस बताएगी, और अगर किसी ने झंडा फैलाया भी तो उसके लिए मरना बहुत गलत है, उसको मारना भी गलत है, उसको गाली देना भी गलत है। मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। आप वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट या पुलिस को कहते थे कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आ रहा है, इस तरह की हरकत कर, आप उसको निकाल दीजिए, डिटेन कर देती पुलिस। किसी को आप कैसे मार सकते हो? योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा इसको लेकर मिसालें दी जाती हैं कि वायलेंस जो है काफी कंट्रोल हुआ। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था इस दंगे के बाद प्रभावित हुई, दागदार हुई? NCRB का डेटा दिखाता है, जो अमित शाह जी रिलीज करते हैं, उनकी मंत्रालय रिलीज करते हैं, सबसे अधिक वायलेंस, हिंसा उत्तर प्रदेश में होती है। NCRB का डेटा दिखाता है। नहीं, पिछले मतलब कार्यकालों के आंकड़े में मतलब सुधार, ग्राफ में गिरावट हुई है, वो डेटा भी कहता है। और सबसे ज्यादा वायलेंस आज भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और सबसे ज्यादा हो रहा है, ये स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन कमी आई है, ये भी स्वीकार किया जा सकता है। और क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में कमी आई, तमिलनाडु में कमी नहीं आई, महाराष्ट्र में कमी नहीं आई, कर्नाटका में, देश भर में जहां पर कमी है, क्योंकि एक जैसे देश प्रोग्रेस भी करता है, वायलेंस में कमी आती है। जिस ग्राफ से अन्य सूबों में कमी आई, उस ग्राफ से उत्तर प्रदेश में नहीं आया। एक कमी आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि देश प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जैसे लोग प्रोग्रेस करते, जैसे लोग और चीजों में बिजी हो जाते हैं, ऑब्वियसली वायलेंस कम होता है। ओवरऑल वायलेंस में कमी आई पूरे देश में। क्या उत्तर प्रदेश की रफ्तार वो है? नहीं, वहां पे भी कम है उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को, योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेलियर है। जिस मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि बटेगे तो कटेगे, मेरा सवाल है कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अगर योगी जी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोई किसी को काट सकता है, अगर मोदी जी और अमित शाह जी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद कोई किसी को काट सकता है, तो ये इनका फेलियर है। वो छोड़कर जाए अपनी कुर्सी, कौन काटेगा? किसकी हिम्मत है काटने को? यह तहसीन पूनावाला खड़ा है प्रियांक के सामने, अगर कोई काटने को आया, नुपुर शर्मा के लिए मैं खड़ा था, आज भी मिश्रा के लिए मैं खड़ा हूं। गलत है उसको मारना, सर तन से जुदा का स्लोगन गलत है, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं बोलूंगा बटोगे तो कटोगे। अगर मैं गृह मंत्री होता, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, जो काटने की हिम्मत करता है उसको जेल में डालते, ऐसे डंडे चलाता कि जिंदगी भर याद रखता है। मैं भाषण नहीं देता, मेरा शासन काम करता। अगर आपको भाषण पे आप डिपेंडेंट हो तो दिखाते आप कितने कमजोर मुख्यमंत्री, कितने कमजोर गृह मंत्री हो। ये फर्क है उनमें और मुझ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। तहसीन पूनावाला जी थे हमारे साथ, और हमेशा की तरह हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारे साथ भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। अभी चुनाव हैं झारखंड और महाराष्ट्र के, उसको लेकर हम तहसीन जी से जो सियासी गतिविधियां हैं उसको लेकर बातचीत करते रहेंगे। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।